हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस क्लास में लोग अपने पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th के सैम्पल पेपर को सेक्शन सी को डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था इस सैम्पल पेपर के सेक्शन ए एंड सेक्शन बी को, तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे आपके सेक्शन सी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करें, क्या बोला गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोला गया आपका list 4 directive principles of state policy that aim to promote international peace and security। यानी कि हमें ना डीपीएसपी के बारे में क्या करना है, बताना है। ठीक है ना। अब देखो, जब ना डीपीएसपी के बारे में ना हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, तो डीपीएसपी के बारे में हम लोग क्या करते हैं ना, बात करते हैं। तो ये होता है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एंड ये कहाँ पर मेंशन किया गया है, तो इसको मेंशन किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, है ना, पार्ट 4 में, है ना, पार्ट 4 में इसको क्या किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। अब इसमें देखो, आपको बताना है कि ना मेनली प्रमोट करेंगे किस तरीके से ना, जो डीपीएसपी है वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को आपके प्रमोट करते हैं। तो मेनली आपको 4 क्या करने हैं, डीपीएसपी के बारे में बताना है। देखो, आंसर क्या होगा आपका, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होते हैं आपके स्टेट के, वो मेनली प्रमोट करते हैं किस चीज को आपके, तो इंटरनेशनल पीस को एंड सिक्योरिटी को। द स्टेट सेल इंडोवर टू, अब देखो स्टेट क्या क्या इंडोवर करना चाहिए आपका। देखो, पहला पॉइंट आपका है प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि सबसे पहले किसको प्रमोट करना चाहिए, इंटरनेशनल पीस को एंड सिक्योरिटी को। इसके अलावा बोला गया आपका मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशन, यानी कि नेशन के बीच में ना एक ऑनरेबल क्या होना चाहिए, आपका एक रिलेशन बिल्ड होना चाहिए। तीसरा बोला जा रहा है आपका फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस इन द डीलिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल विथ वन अनदर। मेनली ना इंटरनेशनल आपके जो लॉ होते हैं उनके प्रति सम्मान होना चाहिए आपका। ट्रेटी जो ऑब्लिगेशंस होते हैं आपके, जो डीलिंग करते हैं आपके ऑर्गेनाइज्ड पीपल एक दूसरे के साथ में, उनको भी अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। एंड लास्टली देखो बोलेंगे हम लोग इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्ट्रीब्यूशन, है ना। और लास्ट बोला गया आपका जो इनकरेज हमें करनी चाहिए किस चीज को, सेटलमेंट को, इंटरनेशनल डिस्प्यूट जब होते हैं आपके किसके थ्रू, तो आर्टिब्रेशंस के थ्रू। तो कुछ आपके ना मिलने क्या होंगे, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे हमारे। चलो आगे हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 20 में। देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया आपका, इसमें बोला गया आपका डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट लेड टू द मर्जर ऑफ सिक्किम विथ इंडिया। अब देखो, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, पॉइंट थोड़ा सा समझेंगे, सिक्किम के बारे में जब बात करोगे ना, तो सिक्किम क्या है ना, स्टार्टिंग से इंडिया का पार्ट वो नहीं था। ठीक है, सिक्किम क्या था, स्टार्टिंग से इंडिया का आपका वो पार्ट नहीं बनता है। ठीक है ना। ये पार्ट कब बनता है इंडिया में आपका, देखो 1974 में एक आर्टिकल अमेंड होता है जिसमें सहराज्य बनाया जाता है। ठीक है ना, सिक्किम को हमारे सहराज्य बनाए जाते हैं। लेकिन इसके बाद फिर से एक अमेंडमेंट होता है आपका 1975 में, एंड फाइनली जाकर के आपका, जिसको हम लोग ना 6 अमेंडमेंट होता है आपका, तो उसमें फाइनली जाकर के क्या होता है आपका, जो सिक्किम आपका है वो फाइनली हमारा इंडिया का एक पार्ट बनता है, इंडिया का स्टेट बनता है। और उस टाइम पर ये कौन सा स्टेट होता है आपका, 22nd स्टेट बनता है सिक्किम इन दी 1975 के अंदर। इसी में ना मेनली बोला गया ना, उन इवेंट्स को हमें क्या करने हैं, आपको डिस्क्राइब करने हैं, जिसके जरिए आपको क्या देखने को मिलता है, सिक्किम का इंडिया के साथ में मर्जर होता है। चलो अब हम लोग बात करेंगे इसमें। देखो, सबसे पहला क्या आपका, द स्टोरी ऑफ सिक्किम फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस टू इट्स मर्जर विथ इंडिया इज एज फॉलो, यानी कि स्टोरी ऑफ बात करेंगे सिक्किम की, इंडिया के इंडिपेंडेंस से लेकर के इंडिया में इसके, इंडिया के साथ इसके मर्जर तक। देखो, पहला पॉइंट क्या बोला गया इसके अंदर, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सिक्किम वाज अ प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया। अब देखो, इंडिपेंडेंस के टाइम पर क्या होता है हमारा, तो सिक्किम मेनली क्या होता है, एक प्रोटेक्टोरेट की तरह काम करता है इंडिया का। इट मीन्ड दैट while it was not a part of India, it was also not a fully sovereign country, यानी कि जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ आपका,
तो ये इंडिया का देखो पार्ट तो उस टाइम पर नहीं था। सिक्किम, सिक्किम क्या था, ये आपके इंडिया का पार्ट नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है, लेकिन ये फुल्ली तरीके से क्या था, आपका सोवरन कंट्री भी नहीं था, ठीक है ना। ना तो ये इंडिया का पार्ट था, ना ही ये पूरी तरीके से आपका एक सोवरन कंट्री था। सिक्किम्स मोनार्क वाज चोग्याल हु वाज अनेबल टू डील विद द डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। अब देखो जैसे ना सिक्किम के हम लोग मोनार्क की बात करेंगे, जो कि कौन थे आपके, तो चोग्याल थे, है ना। चोग्याल क्या थे, सिक्किम के मोनार्क थे। तो वो मेनली ना डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन जो लोगों की थी उनको डील नहीं कर पाए, उसको डील करने में क्या रहते हैं, वो अनेबल होते हैं। तो इसी के साथ आपको देखने को मिलता है थर्ड स्टेटमेंट में, द चोग्याल वॉज सीन एज perpetuating the rule of a small elite from the minority लेप्चा भूतिया कम्युनिटी, ठीक है। तो चोग्याल मेनली क्या करते थे आपके, तो परपेचुएटिंग आपके करते थे रूल स्मॉल एलिट को, जिसमें आपका क्या था, माइनॉरिटी आपके लेप्चा होते थे और भूतिया कम्युनिटी। द एंटी चोग्याल लीडर्स ऑफ बोथ कम्युनिटीज साउट एंड गॉट सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो होता क्या है ना, जो एंटी चोग्याल आपके लीडर्स थे, ठीक है ना, जैसे बोथ कम्युनिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना, इन्होंने क्या देखा, मौका देखा है, इनको क्या मिला, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनको अच्छा खासा क्या मिलता है, सपोर्ट भी मिलता है। द फर्स्ट असेंबली ऑफ सिक्किम वॉज इलेक्टेड इन 1974, है ना। और यहीं पर आपको देखने को मिलता है कि जो फर्स्ट असेंबली आपकी होती है सिक्किम की, इसको इलेक्ट किया जाता है आपका 1974 में, वॉज स्वेप्ट बाई सिक्किम कांग्रेस, है ना। इसको सिक्किम कांग्रेस पूरी तरीके से क्या करती है, स्वेप्ट करती है। एंड इट सॉट द स्टेटस ऑफ एसोसिएशन स्टेट, इसको ना बताया था हमने, एसोसिएशन स्टेट का इसको स्टेटस मिलता है। एंड इन अप्रैल 1975 फाइनली जाकर के क्या होगा ना, अप्रैल 1975 के अंदर में आपका एक रेजोल्यूशन क्या होता है, आपका पास होगा, ठीक है। तो फाइनली जाकर के आपका अप्रैल 1975 में एक रेजोल्यूशन क्या होता है, आपका पास होता है ना, आस्किंग फॉर फुल इंटीग्रेशन फॉर इंडिया। एंड इंडिया के साथ वो क्या करते हैं, फुल्ली तरीके से इंटीग्रेट करने की क्या करते हैं, बात करेंगे, है ना। इंडिया के साथ वो क्या करेंगे आपके, तो पूरी तरीके से ना इंटीग्रेट करने की क्या करते हैं, बात करते हैं। आफ्टर एन ऑर्गेनाइज्ड रेफरेंडम, और एक रेफरेंडम आपका किया जाता है, तो एक ऑर्गेनाइज्ड रेफरेंडम किया जाता है, तो सिक्किम इसी के साथ क्या बनता है आपका, बिकेम द 22nd स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। और इसी के साथ में आपका अप्रैल 1975 में सिक्किम कंप्लीटली जाके क्या बनता है, इंडिया का एक स्टेट, इंडियन यूनियन का एक स्टेट आपका बनता है। चलो आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो 21 में पहला क्या आपका क्वेश्चन नंबर 21 का ए है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तो क्वेश्चन में बोला गया आपका सोवियत यूनियंस डिसइंटीग्रेशन वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मैनी डिफरेंट फैक्टर्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अब देखो जैसा कि हमने पढ़ा है ना, तो जैसा कि हमने पहले भी क्या किया, सैंपल पेपर के अंदर डिस्कस किया है कि 1919 में क्या होता है आपका, तो 1990 में क्या आता है आपका, तो शॉक थ्योरी आती है आपकी, है ना। 1990 में क्या आती है आपकी, शॉक थ्योरी आती है, जिसमें क्या होता है आपका, तो कम्युनिज्म से, है ना, कम्युनिज्म से कैपिटल में चेंज होने, कैपिटलिज्म में क्या होती है, चेंज होने की बात होती है ना। कैपिटलिज्म में चेंज होने की क्या होती है, बात होती है। एंड इसी के बाद आपको देखने को मिलता है कि 1991 में यूएसएसआर का क्या होता है आपका, डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलता है। जब सोवियत यूनियन का आपका ना डिसइंटीग्रेशन होता है ना, तो उसमें ना बहुत सारे क्या होते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। तो उन सभी फैक्टर्स को आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो देखते हैं हम लोग आंसर क्या बनेगा हमारा। देखो सबसे पहला क्या फैक्टर आएगा, द इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस फेल्ड टू मीट द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। यानी कि देखो पहला बोला गया जो इंटरनल वीकनेस होता है ना। अगर आप क्या करते हो ना, सोवियत यूनियन के बारे में बात करते हो, तो सोवियत यूनियन में क्या होता है, उनका ना इंटरनल वीकनेस होता है आपका सोवियत पॉलिटिकल का
एंड सोवियत इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का, जो कि ना मेनली क्या करते हैं, लोगों का जो एस्पिरेशन होता है उनको पूरा करने में क्या होते हैं, वो लोग फेल होते हैं। तो एक पहला रीजन होगा आपका। देखो दूसरे रीजन की हम लोग बात करेंगे। सो इकोनॉमिक्स स्टैग्नेशन फॉर मैनी ईयर्स लेड टू सीवर कंज्यूमर शॉर्टेज, है ना। एंड आगे देखो क्या बोला गया है। तो आगे जब ना हम लोग पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें देखो सेकंड जो आपका पॉइंट है, इसमें देखो बोला जा रहा है हमारा कि इकोनॉमिक्स आपका जो टैग होता है, टैगनेशंस, है ना, फॉर मैनी ईयर्स, वो लेड टू क्या करता है, कोई सीवर कंज्यूमर आपका शॉर्टेज देखने को मिलता है। एंड अ लार्ज सेक्शन ऑफ सोवियत सोसाइटी बिगेन टू डाउट, एंड सोवियत सोसाइटी में क्या होता है आपका ना, एक लार्ज सेक्शन क्या होता है आपका, तो सोवियत सोसाइटी में एक जो लार्ज आपकी ना सेक्शन होती है, वो डाउट करना क्या करती है आपकी, बिगिन करती है। एंड क्वेश्चन द सिस्टम, एंड सिस्टम को क्या करती है आपकी, क्वेश्चन करती है। एंड टू डू सो ओपनली, एंड ओपनली इसके बारे में वहां पर क्या होती है आपकी बातचीत की जाती है। थर्ड पॉइंट देखो बोला जा रहा है आपका, द सोवियत यूनियन हैड बिकम स्टैग्नेंट इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेंस एज वेल। एंड फाइनली देखो सोवियत यूनियन के बारे में बोला गया है, मेनली क्या बनते हैं आपके, तो स्टैग्नेंट बन जाते हैं आपके एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड आपके एक पॉलिटिकल सेंस में। द कम्युनिस्ट पार्टी दैट हैड रूल्ड द सोवियत यूनियन फॉर ओवर 70 ईयर्स वॉज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। अब देखो जैसे अगर हम लोग बात करेंगे ना सोवियत यूनियन में, तो जिस कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया, सोवियत के ऊपर मोर देन 70 ईयर्स क्या किया, रूल किया, वो मेनली लोगों के प्रति क्या थी, अकाउंटेबल नहीं थी। अकाउंटेबल कहने का मतलब लोगों के प्रति जवाबदेही नहीं थी। चलो, ऑर्डिनरी पीपल वर एलिनेटेड बाय स्लो एंड स्लिफलिंग एडमिनिस्ट्रेशन, और जो साधारण लोग थे, जो आम आदमी थे ना, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से, स्लो एडमिनिस्ट्रेशन से काफी ज्यादा क्या होते हैं, वो लोग परेशान होते हैं। चलो आगे बोला गया आपका रैम्पेंट करप्शन, करप्शन एक अलग लेवल पर चल रहा होता है उस टाइम पर आपका। इनएबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू करेक्ट मिस्टेक्स इट हैड मेड, और सिस्टम से जो गलतियां हुई है, सिस्टम भी क्या कर रहा है, उन गलतियों को सुधारने में अनेबल है, मतलब सिस्टम भी उन गलतियों को सुधारने में क्या होती है आपकी, असमर्थ होती है, जो गलतियां सिस्टम के द्वारा की गई हैं। द अनविलिंगनेस टू अलाउ मोर ओपननेस इन गवर्नमेंट, एंड इसी कारण से क्या होता है आपका, तो ना मेनली देखोगे अनविलिंगनेस होते हैं वो कि ना गवर्नमेंट में ओपननेस अलाउ नहीं करते हैं। एंड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इन अ वास्ट लैंड, एंड एक सेंट्रल है ना, इसके अलावा आपको सेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी देखने को मिलता है नहीं है वास्ट लैंड के अंदर। तो कुछ ना क्या थे आपके, तीन क्या थे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब इन तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट के अलावा ना अगर देखो हम कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करें, इसमें देखो पहला चौथा पॉइंट क्या आएगा आपका, तो जब इसी में ना हम लोग क्या करते हैं आपसे, जब फोर्थ पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसमें देखो बोला जा रहा है द सोवियत इकोनॉमी यूज्ड मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज इन मेंटेनिंग अ न्यूक्लियर एंड मिलिट्री, है ना, मिलिट्री आर्सेनल एंड द डेवलपमेंट ऑफ इट्स सैटेलाइट स्टेट्स इन ईस्टर्न यूरोप एंड विद इन द सोवियत सिस्टम। अब देखो सोवियत मेनली क्या होता है, तो सोवियत इकोनॉमी मेनली क्या होती है, ज़्यादातर यूज़ होती है ना, वो अपने रिसोर्सेज को मेंटेनिंग करते हैं, किस लिए, तो एक न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल को मेंटेन करने में। इसके अलावा डेवलप करते हैं आपके सैटेलाइट स्टेट्स को ईस्टर्न यूरोप में एंड सोवियत सिस्टम के अंदर में। दिस लेड अ ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन, अब जाहिर सी बात है ना, इससे क्या आपको देखने को मिलता है, ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन आपको देखने को मिलता है, दैट द सिस्टम कुड नॉट कोप विद, और इसी कारण से क्या होता है, जो सिस्टम होती है इससे क्या कर पाती है, कोप नहीं कर पाएगी। चलो आगे बोलेंगे फिफ्थ पॉइंट में। देखो पॉइंट नंबर फिफ्थ में बोला जा रहा है आपसे, व्हेन गोरबाचे बिकेम द प्रेसिडेंट, और जब गोरबाचो क्या बनते हैं आपके ना, प्रेसिडेंट बनते हैं, ही कैरिड आउट रिफॉर्म्स एंड लूजेंड द सिस्टम। अब देखो जैसे ना गोरबाचे क्या बनते हैं आपके, प्रेसिडेंट बनते हैं, तो कुछ रिफॉर्म्स को करते हैं एंड ये सिस्टम से लूज होते हैं आपके। ही सेट इन मोशन फोर्सेस एंड एक्सपेक्टेशंस that few could have predicted and become virtually impossible to control. There were sections of Soviet society which felt that Gorbachev should have moved
मच फास्टर एंड वर डिसअपॉइंटेड एंड इम्पेशेंट विथ हिज मेथड्स। अब देखो सेक्शन में क्या थे, सोवियत सोसाइटी में ना बहुत सारे ऐसे भी आपके सेक्शन थे उस टाइम पर जो कि क्या थे आपके, है ना, मतलब जिनको लगता था कि गुरबाजी को क्या करना चाहिए, मतलब मूव काफ़ी फास्ट तरीके से मूव करना चाहिए, एंड उनसे डिसअपॉइंट भी होते हैं, उनके मेथड से काफ़ी ज़्यादा लोग इम्पेशेंट भी होते हैं। अदर्स स्पेशली मेंबर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी एंड दोज हु वर सर्व्ड बाय द सिस्टम, एंड स्पेशली देखो बोला गया है कि ऐसे पीपल, जिसमें स्पेशली बात की जा रही है आपकी कम्युनिस्ट पार्टी की, एंड ऐसे लोगों की जो कि आपके सिस्टम को सर्व किया करते थे, टुक एग्जैक्टली द अपोजिट व्यू। तो इनका इनके प्रति बिल्कुल क्या था, अपोजिट व्यू देखने को मिलता है इन दिस टग ऑफ वॉर। और इसी टग ऑफ वॉर में आपको देखने को मिलता है कि गोर्बाचोव क्या करते हैं आपके, तो उनके अपने साइड से ये सारे सपोर्ट क्या करते हैं, लॉस्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ आपके रीजंस बनेंगे। एंड लास्ट देखो हम लोग बात करेंगे आपसे यहाँ पर 6th पॉइंट में। इसमें देखो बोला गया आपका द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिजायर फॉर सॉवर्जिनिटी। अब देखो यहीं से क्या होता है ना कि नेशनलिज्म का आपको राइज देखने को मिलता है। नेशनलिज्म के राइज के साथ साथ हमें क्या देखने को मिलता है कि एक सोवर्जिनिटी की क्या होती है, लोगों में डिजायर आती है विद इन वेरियस रिपब्लिक्स, है ना, बहुत सारे रिपब्लिक्स में इसमें इंक्लूड होता है आपका रसिया और बाल्टिक रिपब्लिक्स, है ना, रसिया एंड आपके बाल्टिक रिपब्लिक्स क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा यूक्रेन होंगे आपके, जॉर्जिया होंगे एंड अदर, प्रूफ टू बी द फाइनल एंड मोस्ट इमीडिएट कॉज फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। और ये सबसे मेन आपका इमीडिएट क्या बनता है, आपका कॉज बनता है यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का। चलो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 21 का बी। देखो 21 के बी में क्वेश्चन में क्या बोला गया आपका, मोस्ट फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक हैड टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल। अब देखो सेंटेंस में क्या बोला गया है ना कि जो मोस्ट ऑफ द क्या थे, तो जो ना मोस्ट ऑफ द आपको सोवियत रिपब्लिक्स देखने को मिलते हैं पुराने वाले, उनके बीच में आपस में क्या होते हैं, तो टेंशंस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो इस स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, एग्जाम्पल के साथ में ना सपोर्ट करना है। देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चेचनाया एंड डागेस्तान हैड वायलेंट, है ना, सेक्शनिस्ट मूवमेंट्स। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, आपके सेक्शन में काफी आपकी ना वायलेंट मूवमेंट वगैरह देखने को मिलती है, जिसमें देखो पहला बोला गया है मॉस्कोस मेथड ऑफ डीलिंग विथ चेचन रेबल्स एंड इनडिस्क्रिमिनेट मिलिट्री बॉम्बिंग्स। अब देखो मॉस्को का मेथड मेनली क्या था आपका, डीलिंग किसके साथ, चेचन रेबल्स के साथ में एंड इनडिस्क्रिमिनेट मिलिट्री बॉम्बिंग्स में। तो लेड टू मैनी ह्यूमन राइट्स वायलेंस, इससे क्या होता है आपको बहुत सारे ना ह्यूमन राइट्स का वायलेशंस देखने को मिलता है। बट फेल्ड टू डिटर, लेकिन ये क्या करते हैं, नॉर्मली आपके फेल होते हैं डिटर करने में एस्पिरेशन फॉर इंडिपेंडेंस। तो ये पहला पॉइंट होगा। अब इसी के बारे में हम लोग आगे क्या करते हैं, बात करते हैं। तो आगे देखो हम लोग कुछ पॉइंट्स में बात करेंगे आपके ना सेंट्रल एशिया में, किस टाइम पर सेंट्रल एशिया में क्या कंडीशन थी। देखो पहला आपका है तजाकिस्तान विटनेस्ड अ सिविल वॉर, यानी कि तजाकिस्तान में आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर एक सिविल वॉर होता है दैट वेंट ऑन फॉर 10 ईयर्स टिल 2001। और ये देखो सिविल वॉर इतना भयंकर होता है कि सिविल वॉर कंप्लीट आपका ना पूरे 10 साल तक चलता है ना। तजाकिस्तान के अंदर 10 साल तक क्या होता है आपका सिविल वॉर चलते रहता है आपका 2001 तक। इन अजरबैजान प्रोविंसेस ऑफ नागोर्नो काराबख some local Americans want to succeed and join अर्मेनिया। देखो जैसे ना हम कुछ बात करेंगे ना अजरबैजान का जो प्रोविंस आपका, इसके अंदर नागोर्नो आपका है, काराबाख आपका है, जो लोकल आपके क्या थे वहाँ पर, तो जो लोकल आपके ना वहाँ पर क्या होते हैं, अर्मेनियंस होते हैं ना। लोकल कौन होंगे आपके, आर्मेनियंस होते हैं। वो मेनली क्या करना चाहते थे, तो सेकेंड है ना, सेकेंड करना चाहते थे और वो अर्मेनिया को ज्वाइन करना चाहते थे। चलो आगे हम लोग बात करेंगे इसमें कुछ और पॉइंट्स की। देखो थर्ड पॉइंट में बोला जा रहा है ना, इसमें देखो मेंशन किया गया आपका थर्ड पॉइंट के अंदर, इसमें आपका है इन जॉर्जिया। अब देखो जॉर्जिया में क्या होता है आपका, तो इन जॉर्जिया द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस केम फ्रॉम 2 प्रोविंसेस। अब देखो जैसे ना अगर हम लोग बात करेंगे ना जॉर्जिया के अंदर,
तो जॉर्जिया में जो इंडिपेंडेंस का डिमांड होता है आपका 2 प्रोविंस से आता है, जिस कारण से वहां पर भी क्या होता है आपको सिविल वॉर देखने को मिलेंगे। चलो फोर्थ पॉइंट आपका है देयर आर स्टिल मूवमेंट्स अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग रिजाइम्स इन यूक्रेन, है ना। इसके अलावा हमारा कौन सा है, किर्गिस्तान एंड जॉर्जिया। तो ना स्टिल मूवमेंट आपको देखने को मिलता है एग्जिस्टिंग रिजाइम्स के अगेंस्ट में, यूक्रेन के अंदर में आपको, है ना, तो किर्गिस्तान के अंदर में एंड जॉर्जिया में। एंड लास्ट पॉइंट आपका इवन कंट्रीज एंड प्रोविंसेस आर फाइटिंग ओवर रिवर वाटर। और यहाँ तक कि देखो जो कंट्रीज होते हैं इनमें, है ना, सोवियत यूनियन के और जो अलग अलग प्रोविंसेस होते हैं, ये ना पानी के लिए, रिवर वाटर के लिए भी क्या करते हैं आपस में लड़ना ये लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये पॉइंट भी क्या होता है काफी इंपॉर्टेंट आपका यहां से देखने को मिलेंगे। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 का ए है। इस क्वेश्चन में देखो बोला जा रहा है हमसे एनालाइज 2 पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब देखो जैसे ना अगर हम लोग बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में, तो ग्लोबलाइजेशन के आपको क्या करने हैं, 2 पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस को एनालाइज करने हैं, ठीक है ना। तो 2 हम लोग क्या करेंगे, इनके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस को क्या करेंगे, सबसे पहले एनालाइज करेंगे। देखो अगर हम लोग बात करते हैं इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस की, तो पहला क्या लिखोगे आप, ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इन एन एरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी। यानी कि कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, आपका रिजल्ट होता है किसी चीज में, एरोजन में। तो स्टेट ग्लोबलाइजेशन के कारण आपको ना स्टेट कैपेसिटी के अंदर में एरोजन देखने को मिलती है। वो कैसे देखने को मिलती है, कुछ पॉइंट्स हम लोग समझेंगे। देखो पहला बोला गया आपका द ओल्ड वेलफेयर स्टेट इज नाउ गिविंग वे टू अ मोर मिनिमलिस्ट स्टेट। यानी कि देखो जो पहले का आपका ना ओल्ड वेलफेयर स्टेट होता है, वो अब क्या करता है आपका गिविंग वे करता है आपका मोर मिनिमलिस्ट स्टेट को, है ना। मोर क्या करता है आपको, मिनिमलिस्ट स्टेट को क्या करता है आपका, वो गिव करता है। सेकंड देखो पॉइंट आपका है इन द प्लेस ऑफ द वेलफेयर स्टेट इट इज द मार्केट दैट बिकम्स द प्राइम डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज। अब देखो नेक्स्ट में क्या है, तो ना पहले क्या होता था, वेलफेयर स्टेट होता था। तो अब वेलफेयर स्टेट के जगह पर आपको क्या देखने को मिलता है, तो अब ये ना पूरा क्या बन चुका है, तो अब ये मार्केट हो चुका है और पूरी तरह से मिलनी प्राइम डिटर्मिनेंट आपका बन चुका है किस चीज का, आपके इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज का। द एंट्री एंड द इंक्रीज रोल ऑफ एमएनसी। और जब ना एंट्री की हम लोग बात करते हैं, एमएनसी के एंट्री की बात करते हैं और एमएनसी के रोल के इंक्रीज की बात करते हैं, कहाँ पर, सो ऑल ओवर द वर्ल्ड में। इससे आपको कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलता है, तो इससे आपको एक रिडक्शन देखने को मिलता है गवर्नमेंट के कैपेसिटी में, ताकि गवर्नमेंट क्या करे, खुद से कोई फैसला ले पाए। चलो आगे हम लोग बात करेंगे। ये पहला आपका क्या था, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस था। आगे देखो हम लोग बात करेंगे दूसरे जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इसमें देखो बोला गया है डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस स्टेट कैपेसिटी। यानी कि ग्लोबलाइजेशन क्या करती है, हमेशा आपकी क्या करती है, स्टेट कैपेसिटी को रिड्यूस नहीं करती है, ठीक है ना। तो ग्लोबलाइजेशन हमेशा क्या करती है, आपकी स्टेट कैपेसिटी को रिड्यूस नहीं करती है। अब ये कैसे समझेंगे, देखो इसमें देखो बोला गया आपका द स्टेट कंटिन्यूज टू डिस्चार्ज इट्स एसेंशियल फंक्शन लाइक लॉ एंड ऑर्डर। अब देखो स्टेट खुद ही क्या करती है, कंटिन्यू करती है ना, वो अपने एसेंशियल फंक्शन को डिस्चार्ज करती है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर आपके आ गए। दूसरा आपका स्टेट विथड्रॉज फ्रॉम सर्टेन डोमेन्स फ्रॉम विच इट विशेस टू। एंड नॉर्मली आपका स्टेट क्या करती है, तो स्टेट विथड्रॉ करती है कुछ सर्टेन डोमेन से जो कि वो विश करती है वैसा करने के लिए। एंड चलो थर्ड हम लोग बात करेंगे, इसके अंदर क्या है आपका, स्टेट कैपेसिटी हैज रिसीव्ड अ बूस्ट। एंड स्टेट जो कैपेसिटी होता है वो क्या करता है, आपका एक बूस्ट इसको क्या होता है, रिसीव करता है। वो कैसे करता है, देखो पहला पॉइंट है विद इनहैंस्ड टेक्नोलॉजीज द स्टेट कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स सिटीजन्स। यानी कि देखो जैसे जैसे क्या होगा, आपकी ना जो टेक्नोलॉजीज आपके वो इन्हेंस्ड होंगी, तो जिस तरीके से आपकी टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड होगी, तो टेक्नोलॉजी के इन्हेंस्ड होने के साथ ही क्या होगा, ये बड़ी आसानी होगी कि स्टेट क्या कर सकती है,
तो अपने पीपल्स के बारे में, अपने सिटीजन्स के बारे में इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट बड़ी आसानी से कर सकती है। दूसरा पॉइंट आपका, स्टेट बिकम मोर पावरफुल देन दे वेयर अर्लियर एज एन आउटकम ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी। और जैसे जैसे क्या होगा आपका, टेक्नोलॉजी आपकी क्या होगी, बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी आपकी क्या होगी ना, बेहतर होगी, पावरफुल होगी, टेक्नोलॉजी आपकी बेहतर होगी, तो उसके हिसाब से स्टेट भी क्या होगा आपका, पावरफुल बनेगा पहले के कंपैरिजन में। चलो आगे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 22 का बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 के बी में बोला गया आपका, तो क्वेश्चन नंबर 22 के बी में आपको क्या करना है, एनालाइज करना है ना। एनालाइज एनी टू रीजन फॉर रेसिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या बोला गया है, तो आपको ना कोई दो रीजंस को क्या करना है, एनालाइज करना है। आपको दो रीजंस क्या करने हैं, एनालाइज करने हैं फॉर रेसिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। तो दो हम लोग क्या करेंगे, 4 पॉइंट देख लेंगे। ठीक है, देखो आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, रेसिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया हैज कम फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स। यानी कि जब ना रेसिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करेंगे इंडिया में, तो ये कहाँ से आए आपके, तो आपके ना अलग अलग क्वार्टर से क्या होंगे, आपको ये देखने को मिलते हैं। देखो पहला हम लोग बात करेंगे क्या हो रहा है, देखो द लेफ्ट यूजिंग प्रोटेस्ट, है ना, लेफ्ट क्या कर रहे हैं आपके, है ना। अगर देखो अगर हम लोग क्या करते हैं ना, लेफ्ट के बारे में बात करते हैं, तो लेफ्ट क्या कर रहे हैं आपके, प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, है ना, यूजिंग प्रोटेस्ट टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, है ना। यहाँ पर क्या हो रही है आपकी, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो लेफ्ट क्या कर रहे हैं आपके, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना। लेफ्ट क्या कर रहे हैं आपके, तो लेफ्ट जो है ना वो आपके क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना। लेफ्ट क्या कर रहे हैं आपके, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना। लेफ्ट क्या कर रहे हैं आपके यहाँ पर, तो जब ना हम लोग लेफ्ट के बारे में बात करेंगे, तो लेफ्ट यहाँ पर क्या कर रहे हैं आपके, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस लिए आपके, तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए, है ना। इकोनॉमिक किसके लिए आपके, तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए, है ना। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए वो क्या करते हैं आपके, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, थ्रू आपके पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू एज वेल एज थ्रू आपके फोरम्स के थ्रू। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे फोरम्स के अंदर में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका फोरम आता है, ठीक है ना, इंडियन सोशल फोरम। ठीक है, तो इनके थ्रू क्या हो रहे हैं, उन लोग काफ़ी ज़्यादा क्या करते हैं आपके, प्रोटेस्ट वगैरह करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो पहला हमने समझ लिया है। आगे देखो बोला गया आपका, ट्रेड यूनियंस एंड फार्मर्स इंटरेस्ट हैव आल्सो ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट एमएनसीज। अब देखो एमएनसी क्या होता है आपका, तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होता है आपका, है ना, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन, है ना। मल्टीनेशनल क्या होता है आपका, ये कॉरपोरेशन होता है। तो बोला गया आपका, देखो जो ट्रेड यूनियंस होते हैं आपके एंड जो फार्मर्स होते हैं, तो इनका जो इंटरेस्ट है, ये भी क्या करते हैं आपके, प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं एमएनसीज के अगेंस्ट में। तीसरा हमारा है, द पैटेंटिंग ऑफ सर्टेन प्लांट्स लाइक नीम बाय अमेरिकन एंड यूरोपियन फर्म्स हैज आल्सो जनरेटेड प्रोटेस्ट। अब देखो जो पेटेंटिंग आपका किया गया, कुछ सर्टेन प्लांट्स आपके लगाए गए हैं, जैसे नीम का अमेरिका के द्वारा, यूरोपियंस के द्वारा, यूरोपियन फर्म्स के द्वारा, तो ये भी क्या करता है आपके प्रोटेस्ट को जनरेट यहाँ से होते हैं। एंड लास्ट देखो हम लोग बात करेंगे फोर्थ पॉइंट में, इसमें देखो बोला जा रहा है आपका, रेसिस्टेंस हैज कम फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिंग टू वेरियस कल्चरल इन्फ्लुएंस लाइक द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन टीवी चैनल्स प्रोवाइडेड बाय केबल नेटवर्क एंड वेस्टर्नाइजेशन। यानी कि देखो आगे जो पॉइंट बोला गया है, देखो रेसिस्टेंस क्या करता है आपका, पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं आपके, किसके फॉर्म में, तो ऑब्जेक्टिंग वेरियस कल्चरल इन्फ्लुएंस के फॉर्म में भी। जैसे हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉरेन टीवी की अवेलेबिलिटी है ना, फॉरेन जो टीवी चैनल से आप अपने यहाँ पर देख पाते हो, जो कि मेनली आपके केबल नेटवर्क्स क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, या फिर आपका जो वेस्टर्नाइजेशन के थ्रू ये देखने को आपके कंट्री में ना मिल पाते हैं। तो सारे ही पॉइंट्स क्या होंगे आपके, रीजंस होंगे रेसिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया का।
चलो आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला जा रहा है। देखो तो जब ना बात कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की, तो क्वेश्चन नंबर आपका है 23 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 हमारा, इसमें बोला गया आपका एग्जामिन द फैक्टर्स दैट लेड टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट इन इंडिया इन 1973। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। देखो इसमें ना, क्योंकि देखो इंडियन पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा इंटरेस्टिंग ये होता है आपका। चलो इसमें देखो क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपका कि आपको उन फैक्टर्स को क्या करना है, डिटरमाइन करना है, ठीक है ना। आपको क्या बोला गया है, तो आपको उन फैक्टर्स को डिटरमाइन करना है जिसके थ्रू, है ना, जुडिशरी में एंड पार्लियामेंट में क्या आ गया था, कॉन्फ्लिक्ट आ गया था। अब देखो कहने को तो हम लोग बोलते हैं ना कि हमारी जुडिशरी क्या है, काफ़ी इंडिपेंडेंट है, लेकिन 1973 में क्या होता है, तो जुडिशरी में और पार्लियामेंट के, इंडिया की जो पार्लियामेंट है और इंडिया की जो जुडिशरी है, इनमें आपस में क्या हो गया था आपका 1973 में कॉन्फ्लिक्ट आ गया था। तो उन फैक्टर्स को हमें क्या करना है, बताना है, जिस कारण से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, दिस पीरियड विटनेस टेंशंस इन द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी। अब देखो ये जो पीरियड होता है ना, पीरियड क्या करता है आपका, विटनेस करता है ना, पार्लियामेंट एंड जुडिशरी के रिलेशनशिप में बहुत सारे टेंशंस आते हैं। द मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी, तो जो मेजर आपको ना कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं पार्लियामेंट में एंड जुडिशरी में, वो कहाँ कहाँ क्या किस कैसे कैसे होंगे उसको समझेंगे। देखो पहला आपका है ऑन द इशू ऑफ फंडामेंटल राइट। अब देखो सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, फंडामेंटल राइट। अब देखो जब ना फंडामेंटल राइट्स के बारे में ना हम लोग बात करेंगे, है ना, फंडामेंटल राइट्स, तो जैसे ही अगर हम लोग बात करेंगे आपसे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जिसको ना मौलिक अधिकार भी बोलते हैं, कि जो टोटल अभी हमारे करेंटली जो मौलिक अधिकार हैं वो कितने हैं, जो अभी टोटल हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो 6 हैं। पहले क्या हुआ करते थे आपके, 7 हुआ करते थे, लेकिन जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, देखो पहले जो फंडामेंटल राइट होता था आपका ना, वो था राइट टू प्रॉपर्टी। तो अब राइट टू प्रॉपर्टी को क्या किया गया, आपका फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है ना, एंड इसको क्या बना दिया गया है, तो इसको फंडामेंटल राइट से हटा करके एक लीगल राइट बना दिया गया आपका, है ना। कौन सा राइट बना दिया गया है, तो इसको आपका एक लीगल राइट बना दिया गया। तो करेंटली अभी हमारे फंडामेंटल राइट कितने हैं, 6 हैं। अगर ना इंडिया में हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अगर आर्टिकल की बात करें, तो जो फंडामेंटल राइट हमारे हैं वो आपके आर्टिकल 12 से लेकर के आपके आर्टिकल कितने तक है, 35 तक है ना। आर्टिकल 12 से लेकर के आपके आर्टिकल 35 तक आपको क्या देखने को मिलते हैं, फंडामेंटल राइट देखने को मिलेंगे। तो अब देखो जैसे बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट की इशू पर, है ना, इवन जो राइट टू प्रॉपर्टी की, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई है, जो कि अभी आपका एक लीगल राइट है, तो इन इशूज के ऊपर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलता है पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में। द सुप्रीम कोर्ट डिनाइड द अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो संविधान में जब अमेंडमेंट की बात आती है, संविधान में ना कुछ चेंजेस करने की ना बात आती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि नहीं भैया आप संविधान को क्या करोगे, अमेंड नहीं करोगे। वाइल ऑन द इशू ऑफ फंडामेंटल राइट गिविंग अफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, पार्लियामेंट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन बट लेटर सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड इट। अब देखो होता क्या है ना, अब क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन वही है ना, तो फंडामेंटल राइट के इशू पर एक गिविंग अफेक्ट देते हुए किसके ऊपर, आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के ऊपर पार्लियामेंट क्या करती है, आपकी संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देती है, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, इस चीज को रिजेक्ट कर देती है। देन देखो दूसरा पॉइंट में क्या बोला गया है, कोर्ट गेव अ डिसीजन दैट देयर आर सम बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। फिर देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारा जो देखो कॉन्स्टिट्यूशन है
तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ना कुछ क्या होते हैं, बेसिक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स हैं, है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक क्या है फीचर्स हैं, एंड द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दिस बेसिक फीचर्स, है ना। अब देखो इसी में क्या होता है ना, तो कोर्ट ने बोला कि जो हमारा क्या है संविधान है, हमारे संविधान के ना कुछ बेसिक क्या है फीचर्स हैं, तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, इन बेसिक फीचर्स को कभी भी अमेंड नहीं कर सकती है। दिस क्रिएटेड टेंशंस बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी, एंड इसी के ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है, तो इसी के ऊपर आपको मेनली टेंशंस देखने को मिलते हैं पार्लियामेंट एंड जुडिशरी के ऊपर, ठीक है। अब देखो जैसे ना अगर बेसिक फीचर में ना अमेंड की बात आती है, तो इससे रिलेटेड ना एक केस भी है, ठीक है ना, जो कि आप आगे ना बहुत अच्छे से क्या करोगे, इसको पढ़ोगे भी, ठीक है ना। केशवानंद भारती का केस आता है आपका, है ना, केशवानंद, है ना, भारती केस आता है आपका, जो कि कहीं ना कहीं इसी में देखो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, ठीक है ना। केशवानंद भारती का जो केस होता है, इसी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या क्या एक फैसला दिया कि देखो आप भले मर्जी कितनी बार भी क्या कर लो, संविधान में आप चेंज कर लो, कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं, आप उनको क्या करोगे, चेंज कभी भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। एंड यहीं पर एक पॉइंट आता है किसका, तो ये जो आप यहाँ पर केस देख रहे हो ना, जो 1973 का आपका बोला गया है, यही आपका रिलेटेड किससे है, तो इसी के बारे में यहाँ पर केशवानंद भारती केस वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में ना बोला जा रहा है आपका। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। टेंशंस बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव फर्दर एक्सपेंडेड, लेकिन बाद में क्या होता है, जो टेंशंस होते हैं आपके जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में फर्दर आपके बढ़ते हैं। व्हेन अ वैकेंसी अरोज ऑफ द पोस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अब एक वैकेंसी निकलती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, अब यहाँ पर टेंशन और ज्यादा क्या होता है आपका बढ़ता है। इसमें देखो क्या होगा, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड बी अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन केस ऑफ वैकेंसी। अब देखो यहाँ पर समझेंगे थोड़ा सा, देखो होता क्या है ना कि जब कभी भी ना आपसे बात की जाए किसके बारे में, कि जो हमारे कंट्री का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, जैसे अभी आप ना बताओगे हमें, ठीक है ना, कमेंट में आप बताओगे कि अभी जो करेंटली सीजीआई कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है इंडिया के, इसको आप क्या करोगे, क्वेश्चन का आंसर लिख के बताओगे। अब देखो जैसे बोला गया कि जब भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कोई पोस्ट रहेगा, खाली रहेगा, तो बनेगा कौन, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आखिर भैया बनेंगे कौन, है ना। तो यहाँ पर बोला गया, क्योंकि देखो और ये कोई अलग से नहीं बनाया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल आपका रूल है ना, ये क्या है आपका, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल आपका रूल था। इसमें देखो सिंपली बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होंगे, यानी कि जो जज सबसे सीनियर मोस्ट होंगे, उन्हीं को क्या किया जाएगा, तो जब कभी वैकेंसी खाली होगी इस तरह की, तो उन्हीं को क्या बनाया जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाएगा। बट इन 1973, लेकिन 1973 में क्या होता है, गवर्नमेंट इग्नोर्ड द सीनियरिटी ऑफ 3 जजेस। अब देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, तो 1973 में ही ना गवर्नमेंट ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल रूल को पूरी तरह से क्या किया, इग्नोर किया, और 3 सीनियर मोस्ट जज को छोड़ करके उन्होंने किसको अपॉइंट किया, तो एएन राय को एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया। अब इससे भैया टेंशन क्या हो गई, और बढ़ गई। देखो टेंशन जो पहले से चल रही थी वो टेंशन और यहाँ पर क्या होती है आपकी, बढ़ जाती है। एंड इसी के बाद देखो हम लोग जब बात करेंगे इसमें फोर्थ एक पॉइंट की, देखो फोर्थ पॉइंट में बोला गया आपका अपॉइंटमेंट बिकेम अ टॉपिक ऑफ टेंशन, और यहीं से जो अपॉइंटमेंट आपका है ना, एक आपका टॉपिक बन जाता है टेंशन का, जिसमें है क्या, गवर्नमेंट्स डिसीजन वाज क्वेश्चन बाय 3 जजेस हु वेयर सप्रेस्ड। अब देखो क्योंकि इन जजेस को क्या किया गया, आपका सप्रेस्ड किया गया, है ना, मतलब देखो बनना तो इनको चाहिए था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल रूल के अकॉर्डिंगली सीनियरिटी को प्रायोरिटी आपकी दी जाती है, लेकिन इन सब के बावजूद एएन रॉय का आपको बना दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इन्होंने क्या किया, जो टॉपिक आपका है ना, अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट को लेकर के एक टेंशन का टॉपिक बना, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या, तो गवर्नमेंट का जो यहाँ पर डिसीजन आपको देखने को मिलता है, ये 3 जजेस जो यहाँ पर हो तो जिनको इग्नोर किया गया, ये सरकार के इस फैसले को ना सवाल उठाते हैं।
people were talking about the need of a judiciary and bureaucracy which would be committed to the plan of executive and legislature। अब यहीं पर people क्या करते हैं, टॉकिंग करते हैं कि ना जुडिशरी एंड ब्यूरोक्रेसी की क्या नीड है, जो कि कहीं ना कहीं कमिटेड हो आपकी किसके प्लान पर, तो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के प्लान पर। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में। देखो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है आपका, देखो यहां पर बोला गया आपका स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग क्या करते हैं ना, पिक्चर को स्टडी करते हैं। देखो पिक्चर क्या है, तो पिक्चर कुछ खास तो नहीं दिख रहा आपको। पिक्चर में दिख रहा है कि एक हाथ आपका है और यहाँ पर क्या लगाया जा रहा है आपका, एक मेनली एक तरह का ना लाइटर है जिसको जलाया जा रहा है। ठीक है, तो पिक्चर तो खैर यही है। अब यहाँ पर देखो बोला गया है व्हाट डज द लाइटर इन द कार्टून सिंबलाइज। लेकिन जब ना आप बात कर रहे हो इस लाइटर की, तो लाइटर के अंदर ना ये जहाँ पर जो कार्टून आपको दिख रहा है, तो इस कार्टून में जो लाइटर है वो मेनली क्या कर रहा है आपका, तो लाइटर ना मेनली आपके किस चीज के बारे में सिंबलाइज कर रहा है, क्या वो बता रहा है आपका द अर्थ बीइंग कंज्यूम्ड एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल, है ना, कि क्या ये बता रहा है कि अर्थ को ना किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं एक सोर्स ऑफ फ्यूल की तरह। या फिर इसके अंदर बोला जा रहा है हमसे क्या, द कॉन्टिनेंट्स बीइंग बर्न फॉर एनर्जी, है ना, कॉन्टिनेंट्स को एनर्जी के लिए बर्न किया जा रहा है। द वर्ल्ड बीइंग यूज्ड अपवर्ड पावर, है ना, वर्ल्ड को आपके पावर के लिए क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। या फिर इसमें यह बताया जा रहा है आपका द ओशियंस बिगेन बीइंग एक्सप्लॉइटेड फॉर इट्स रिसोर्सेज। तो क्या ओशियन आपके ना, ओशियंस का आपका एक्सप्लॉइट किया जा रहा है रिसोर्सेज के लिए। देखो सिंपली अगर हम लोग इस कार्टून की बात करें तो कार्टून मेनली रिप्रेजेंट किसको कर रहा है आपका, कि ना किस तरीके से अर्थ को कंज्यूम किया जा रहा है एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल। यानी कि इसमें जो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका, वो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा इसमें क्वेश्चन है एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वाई आर द फिंगर्स इन द कार्टून डिजाइंड लाइक चिमनीज। अब देखो जैसे इस पिक्चर के ना बारे में बात करोगे तो इस कार्टून में मेनली जो फिंगर्स आपको देखने को मिल रही है ना, तो फिंगर्स को ना चिमनीज की तरह क्या किया गया आपका, मतलब चिमनीज की तरह यहाँ पर इनको डिजाइन किया गया है। किस लिए, टू रिप्रेजेंट ह्यूमन आर सपोर्टिंग अर्थ, या फिर टू शो ओनली, है ना, टू शो ओनली ह्यूमन आर कोजिंग ग्लोबल वार्मिंग, है ना, या फिर इसलिए कि ह्यूमन सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं आपके ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करते हैं, ये बताने के लिए है। या फिर टू शो इम्पोर्टेंस, है ना, या फिर बोला गया आपका टू शो इम्पोर्टेंस, है ना, किस चीज के बारे में, टू शो इम्पोर्टेंस ऑफ चिमनीज इन क्लीनिंग फैक्ट्रीज, या फिर टू शो इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर जो मेनली कार्टून के अंदर आपके ना फिंगर को क्या किया गया आपका, डिजाइन किया गया चिमनीज की तरह, ये इसीलिए किया गया है ताकि ये बता सके आपके कि टू शो ओनली ह्यूमन से क्या करते हैं आपके ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करते हैं ना। जानवरों से ग्लोबल वार्मिंग आपको देखने को नहीं मिलती है। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में ना जब बात करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग को जो मेनली कॉज आपका किया जाता है वो ह्यूमंस के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा आपका, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में, थर्ड में। देखो क्वेश्चन नंबर 24 के थर्ड में बोला जा रहा है आपका द मेन थीम ऑफ द कार्टून कुड बी। अब देखो कार्टून का मेन थीम क्या होगा, तो ये जो आप ना कार्टून यहाँ पर देख रहे हो, इस कार्टून का आपको मेन क्या थीम देखने को मिलेंगे, इसके बारे में क्या करने हैं आपको बताने हैं। देखो पहला हमारा ऑप्शन है द सेलिब्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, या फिर द इम्पैक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन वर्ल्ड वाइड, द रोल ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इन ग्लोबल वार्मिंग एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिड्यूसिंग वेस्ट टू सेव प्लैनेट, है ना। तो इसमें कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखो करेक्ट आंसर की जब बात करेंगे, जो इस कार्टून का आपका ना जो मेन थीम है वो क्या बता रहा है आपका, कि जो रोल आपका है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन का
ग्लोबल वार्मिंग में जो रोल है ना, ये मेनली क्या कर रहा है, इसके मेन थीम के बारे में आपको बता रहे हैं। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर इसी में 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है आपका, थिकर चिमनी हैज बीन शोन ऑन द पुश बटन ऑफ द लाइटर टू शो दैट। अब देखो यहाँ पर ना मेनली थिकर चिमनी आपको क्या दिखाया गया है, लाइटर के मेनली लाइटर के पास में दिखाया गया है। तो इसके पीछे का सिंपली क्या रीज़न आपका है, तो इसके पीछे रीज़न की देखो बात करेंगे तो ऑप्शन आपका दिया गया है, ओनली ह्यूमंस कैन स्टॉप पॉल्यूशन, ओनली डेवलप्ड कंट्रीज कंट्रीब्यूट टू पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कैन बी कर्ब्ड, है ना, पॉल्यूशन कैन बी कर्ब्ड बाय शटिंग फैक्ट्रीज, या फिर चिमनीज नीड टू बी मेड मोर एफिशिएंट टू सेव अर्थ। तो इसमें अगर देखो हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या बोला जा रहा है आपका, तो ओनली ह्यूमंस ही क्या करते हैं आपके, अब क्योंकि देखो पॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस करते हैं नॉर्मली, तो ह्यूमंस ही क्या करेंगे आपके पॉल्यूशन को स्टॉप कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया आपका क्या है, देखो इसमें बोला गया आपका फॉलोइंग क्वेश्चंस आर फॉर द विजुअली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 24 हमने पहले डिस्कस किया है, इस सेम आपका क्वेश्चन नंबर 24 ही है, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है और ये कैसे लोगों के लिए है, तो जो विजुअली चैलेंज्ड आपके कैंडिडेट्स हैं ये क्वेश्चन उनके लिए है। पहला देखो क्वेश्चन बोला गया आपका, व्हाट प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड इन द रियो डिक्लेरेशन एड्रेसेस द डिफरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, है ना। देखो पहला बोला गया है कि ना प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड जो हुआ था आपका, क्या हुआ था आपके रियो डिक्लेरेशन में, जिसमें एड्रेस किया गया था आपका डिफरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को लेकर के। देखो इसका मेन प्रिंसिपल क्या था आपका, द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो प्रिंसिपल क्या था आपका, जो प्रिंसिपल बोला गया था आपका कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में यहाँ पर बोला गया था। चलो आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें, चलो नेक्स्ट इसमें सेकंड क्वेश्चन आपका है। इसमें देखो बोला गया आपका, व्हाट वाज द एम ऑफ योटो प्रोटोकॉल। अब देखो योटो प्रोटोकॉल का मेन एम आपको क्या देखने को मिलता है, तो जब ना मेन एम के बारे में हम लोग बात करेंगे योटो प्रोटोकॉल में, इसमें देखो बोला गया है, द योटो प्रोटोकॉल प्राइमरली एम्स टू सेट टारगेट्स फॉर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज टू कट देयर ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, है ना। देखो योटो प्रोटोकॉल प्राइमरली एम करता है आपका किस पे, तो एक टारगेट को सेट करने के लिए जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं उनमें, ताकि वो मेनली क्या कर सके, तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन को क्या कर सके, वो कट कर सके। तो यही आपका एम होता है योटो प्रोटोकॉल का। चलो आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें बोला गया आपका, इन विच ईयर एंड सिटी वाज द योटो प्रोटोकॉल अग्रीड अपॉन। अब देखो ईयर की बात करेंगे तो सिंपल ईयर आपका क्या है, तो ईयर आपका था 1997। एंड अगर हम लोग बात करते हैं सिटी के बारे में, तो जाहिर सी बात है ना, सिटी आपका योटो सिटी होता है, जो कि कहाँ पर आपके है, जापान के अंदर में। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इसी में है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो बोला गया है, व्हाट इज मीन्ड बाय एजेंडा 21। अब देखो एजेंडा 21 के बारे में हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एजेंडा 21 का क्या मतलब है। इसमें देखो आपका पॉइंट है, अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, है ना। एजेंडा 21 क्या है आपका, एक कॉम्प्रिहेंसिव आपका प्लान है एक्शन का, अडॉप्टेड एट द अर्थ समिट, है ना, जिसको कि कहाँ पर अडॉप्ट किया गया था, आपके अर्थ समिट में इसको अडॉप्ट किया गया था 1992 के अंदर में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो 25 क्वेश्चन आपका है, इसमें देखो कुछ पॉइंट दिया है, ठीक है। तो मेनली जो क्वेश्चन आपका होगा, तो ये मेनली हमारा ना एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसा है, तो ये क्वेश्चन हमारा है मैप बेस्ड क्वेश्चन। अभी देखो इस क्वेश्चन में क्या है, पहले पढ़ लेते हैं फिर इसको बनाएंगे।
देखो पहला क्वेश्चन आपका है इन द गिवन आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया हमें दिया गया है, हमें कुछ आउटलाइन भी यहाँ पर क्या है गिवन है। ठीक है, आगे देखते हैं। 4 स्टेट्स हैव बीन मार्क्ड एज ए बी सी एंड डी। ठीक है ना, 4 स्टेट भी हमें दिए गए हैं, तो ए बी सी डी करके 4 स्टेट यहाँ पर मैप में आपको दिए भी हैं। अब देखो बोला गया आपका आइडेंटिफाई दिस स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड राइट देयर करेक्ट नेम्स in your answer book belong with the respective serial numbers of the information used and the concerned alphabets as per the format that follows। तो सिंपल सी बात है ना, करेक्ट आपको नेम लिखना है आपके ना नंबर के अकॉर्डिंगली एंड वही उसी कंसर्न में आपको उसी फॉर्मेट पे अल्फाबेट्स भी क्या करने हैं लिख करके आपको ना बताने हैं। क्लियर है? चलो देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो बोला गया आपका द स्टेट रिलेटेड टू द लीडर हु क्वाइंड द फेमस स्लोगन जय जवान जय किसान। अब देखो एक स्लोगन है एंड ये स्लोगन सुन के आपके दिमाग में कुछ पॉइंट आएगा, है ना, जय जवान जय किसान का। तो जैसे ही ना हम लोग बात करते हैं जय जवान जय किसान के बारे में, तो जय जवान जय किसान का जो स्लोगन होता है वो किन्होंने दिया था? तो वो दिया था हमें लाल बहादुर शास्त्री ने, है ना। किन्होंने दिया था? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, इन्होंने ही क्या दिया था हमें स्लोगन दिया था, है ना, जय जवान और जय किसान का। तो पॉइंट ये आ रहा है कि जो जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था तो ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है? सिंपल मैंने आपको दिखाएंगे। देखो अगर स्टेट की बात करेंगे तो वे स्टेट आपके रिलेटेड है कहाँ से? यूपी से, यानी कि क्या हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। यानी कि देखो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? तो जब ना आप फर्स्ट के आंसर की बात करते हो तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो फर्स्ट का देखो आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब पहले तो हम लोग मैप में देखेंगे उत्तर प्रदेश है कहाँ। तो अब इंडिया का जब आप मैप देखते हो तो आप ये जो पोर्शन देख रहे हो ना पूरा का पूरा, यही कौन आपका है? यूपी हो जाएगा, है ना। यही क्या है आपका? यूपी, यानी कि आपका उत्तर प्रदेश है। तो अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर्मेट में बात करेंगे तो क्या है आपका? डी है। और डी किसका आंसर हो जाएगा आपका? तो जब आंसर हम लोग ना डी के बारे में बात करेंगे तो ये आपके फर्स्ट का क्या होगा? आंसर डी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप लिख लोगे एंड नेम ऑफ द स्टेट क्या हो जाएगा आपका? तो जो नेम ऑफ द स्टेट है ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश। इसी तरीके से आपको ना बाकी आंसर्स को भी फिल करना है। चलो सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें देखो बोला जा रहा है आपका द स्टेट एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ डीके डीएमके एंड AIADMK, यानी कि स्टेट आपका एसोसिएटेड आपका है किससे? आपके तो फॉर्मेशन आपसे डीके के फॉर्मेशन से, है ना, डीएमके के फॉर्मेशन से एंड AIADMK के फॉर्मेशन से। तो पहले बात करेंगे कि सर ये स्टेट कौन सा है? तो ये स्टेट है आपका तमिलनाडु, है ना। स्टेट कौन सा आपका है? जब इस स्टेट के बारे में हम लोग बात करेंगे तो ये स्टेट हमारा हो जाएगा तमिलनाडु। अब देखेंगे मैप में तमिलनाडु है कहाँ पर, तो जाहिर सी बात है जब तमिलनाडु के बारे में आप बात करोगे तो जो सी आप पॉइंट देख रहे हो यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा आपका? तमिलनाडु, है ना। ये क्या होगा आपका? तमिलनाडु हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप अल्फाबेट क्या लोगे? तो यहाँ पर हम लोग अल्फाबेट जो लेंगे वो अल्फाबेट हमारा है सी, है ना। अल्फाबेट हम लोग कौन सा लेंगे? सो अल्फाबेट हमारा सी है और आंसर इसका हो जाएगा आपका तमिलनाडु। चलो आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन थर्ड में। देखो क्वेश्चन थर्ड में बोला जा रहा है हमसे द स्टेट वेयर अ कोलिजन कॉल्ड पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट केम टू पावर आफ्टर 1967 इलेक्शन, यानी कि एक ऐसा स्टेट जहां पर आपको क्या देखने को मिलता है? कोलिजन। जिस कोलिजन को बोला गया था आपका पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, ये 1967 के ना पावर के बाद, आपको इलेक्शन में पावर के आने के बाद
देखने को मिलता है। तो कौन से स्टेट में आपको देखने को मिलता है? तो सिंपल सी बात है, हमें कहाँ देखने को मिलता है? पंजाब में, है ना। ये कोलिजन आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट का जो आपका कोलिजन है ये पंजाब के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। अब देखो जैसे हम लोग बात करेंगे, पहले मैप देखते हैं पंजाब है कहाँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले इंडिया का मैप हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो इंडिया के मैप में जब आप बात करोगे पंजाब का, तो ए का जो आप पोर्शन यहाँ पर देख रहे हो, ए अल्फ़ाबेट, यही क्या है? आपके पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। इंडिया के मैप में ये क्या कर रहे हैं? आपके पंजाब को रिप्रेजेंट कर, यानी कि अल्फ़ाबेट हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे? तो अल्फ़ाबेट देखो हो जाएगा आपका ए, है ना। अल्फ़ाबेट क्या होगा आपका? ए हो जाएगा। एंड स्टेट क्या होगा आपका? तो स्टेट हो जाएगा आपका पंजाब, है ना। स्टेट क्या हो जाएगा आपका? पंजाब हो जाएगा। चलो लास्ट हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला गया आपका द ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट फॉर द 1969 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बिलोंग टू द स्टेट। यानी कि देखो जो ऑफिशियल आपका क्या होता है, कांग्रेस कैंडिडेट आपके जो होते हैं 1969 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कौन से स्टेट से आपके क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। तो स्टेट से जो आपके बिलोंग करते हैं वो स्टेट होता है आपका आंध्र प्रदेश, है ना। स्टेट कौन सा था आपका? तो वो स्टेट होता है आपका आंध्र प्रदेश, है ना। आंध्र प्रदेश। अब क्योंकि देखो आप यहाँ से ना बड़ी आसानी से लिख सकते हो, ABCD आपका था ही आपका, तो आपने DC कर लिया, A भी कर लिया, तो बचा क्या आपका? B ही बचा। और यहाँ पर आपका स्टेट का नेम क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, है ना। आंध्र प्रदेश आपके स्टेट का नेम होगा। अब इसी को मैप में प्लॉट कर लेंगे, तो अभी जो बी वाला पार्ट देख रहे हो ना यहाँ पर, यही क्या है आपका? आंध्र प्रदेश है ना। ये क्या हो जाएगा आपका? आंध्र प्रदेश आपका ये स्टेट है। क्लियर है? चलो तो मैप का क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब देखो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन इसमें लिया गया है ना, तो ये मेनली आपका 25 क्वेश्चन ही है, लेकिन ये मेनली विजुअली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स के लिए, जो कि मतलब विजुअली चैलेंज्ड है वो, तो उनको ना सिंपली यहाँ पर क्या करना है? अपने आंसर लिखने हैं, ठीक है। अब देखो आंसर में क्या क्या पूछा गया है। द स्टेट वेयर ऑपरेशन ब्लू स्टार वॉज लॉन्च। अब जाहिर सी बात है ना, ब्लू स्टार कहाँ पर हुआ था? आपको भी पता होगा अच्छे से, पंजाब में, है ना। ऑपरेशन जो ब्लू स्टार आपको देखने को मिलता है ये पंजाब में होता है आपका। आगे देखो बोला गया है द स्टेट विच डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया इन 1951। तो कौन सा स्टेट है जिन्होंने क्या किया था? अपने आप को ना इंडिया से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था 1951 में ही। तो ये कौन सा स्टेट था आपका? तो स्टेट था आपका नागालैंड। चलो आगे आपका द स्टेट दैट अटेंड स्टेटहुड इन 2014। तो ये कौन सा आपका है? तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से टूट के आपका बना था तेलंगाना, और ये बना था आपका 2014 में। चलो आगे हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 4। इसमें बोला गया आपका द स्टेट ओवर रन बाई चाइना इन 1962 वॉर। तो स्टेट कौन सा था आपका? तो ये स्टेट हमारा है अरुणाचल प्रदेश। चलो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 26। एंड देखो क्वेश्चन नंबर जो 26 आपका है ये एक आपका ना पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। कैसा क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन नंबर जो 26 आपका है ये एक पैसेज बेस्ड क्या होने वाला है? आपका क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। अब देखेंगे इस क्वेश्चन में पहले बोला क्या जा रहा है। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे ना, पैसेज को अच्छे से रीड करेंगे। देखो पैसेज में बोला गया आपका इन स्पाइट ऑफ द मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स द स्टेट्स ऑफ साउथ एशिया रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप अमंग देमसेल्व्स, है ना। देखो बहुत सारे क्या हुए आपके ना कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स के बावजूद आपको क्या देखने को मिलता है? तो जो साउथ एशिया का जो स्टेट्स है ना वो मेनली क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं कॉर्पोरेशन के इम्पोर्टेंस को, है ना। कॉर्पोरेशन के इम्पोर्टेंस को, फ्रेंडली रिलेशनशिप, है ना, जो कि उनके बीच में इनके इम्पोर्टेंस को काफ़ी ज़्यादा क्या करते हैं वो लोग? रिकॉग्नाइज करते हैं।
द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, सार्क बोलते हैं। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो नेपाल में। एंड नेपाल में भी कहाँ पर है, तो नेपाल का जो कैपिटल आपका है ना काठमांडू है ना, काठमांडू, वहीं पर क्या है आपके सार्क का हेडक्वार्टर भी है। इज अ मेजर रीजनल इनिशिएटिव बाय द साउथ एशियन स्टेट्स। अब देखो सार्क क्या होता है आपका, एक तो मेजर आपका एक रीजनल आपका इनिशिएटिव है जो कि लिया गया आपका किसके द्वारा है ना, जो कि आपका मेनली क्या किया गया है, एक इनिशिएटिव लिया गया आपका साउथ एशियन स्टेट्स के द्वारा टू इवॉल्व कॉपरेशन, जिसके थ्रू ना जो मल्टीलैटरल आपके मीन्स हैं उनके थ्रू क्या हो सके, ये लोग कॉपरेशन को इवॉल्व कर सकें। एंड ये बिगिन कब होता है आपका, तो सार्क आपका फॉर्मेशन होता है 1985 में। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू परसिस्टिंग पॉलिटिकल डिफरेंसेस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है आपका, तो आपके ना परसिस्टिंग होते हैं आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस के कारण, है ना, क्योंकि पॉलिटिकल डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो सार्क क्या होता है आपका, तो सार्क हैज़ नॉट हैड मच सक्सेस। इस कारण से पॉलिटिकल आपके डिफरेंसेस के कारण सार्क आपका बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। सार्क मेंबर्स साइंड द साउथ एशियन फ्री ट्रेड, जिसको साफ्टा बोलते हैं, एग्रीमेंट which promised the formation of a free trade zone for the whole of the South Asia। एंड सार्क ने क्या किया, तो सार्क के ना जो मेंबर्स थे आपके, इन्होंने क्या किया आपके, तो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को क्या किया, साइन किया, जो कि इस बात को क्या करता है आपका, प्रॉमिस करता है कि हम लोग आपस में क्या करेंगे, फ्री ट्रेड जोन बनाएंगे अपने पूरे साउथ एशिया के लिए। चलो इसी में देखो एक क्वेश्चन बोला गया है, तो क्वेश्चन में देखो बोला गया आपका ना, एसोसिएशन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्राइमरली गोल फॉर इस्टेब्लिशिंग साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यानी कि आपका सार्क। यानी कि जब सार्क आपका बनाया गया तो सार्क को बनाने का मेन प्राइमरी गोल आपका क्या था, तो प्राइमरी गोल की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा आपका, टू क्रिएट अ यूनिफाइड मिलिट्री फोर्सेस, टू इनहेंस म्यूचुअल सपोर्ट, टू डेवलप अ कॉमन करेंसी, या फिर टू रिजॉल्व टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स अमंग मेंबर स्टेट्स एशिया। तो ये मिलने बनाने का पीछे मकसद क्या था आपका, टू इनहेंस म्यूचुअल सपोर्ट, है ना, ताकि म्यूचुअल सपोर्ट को आपका इनहेंस किया जा सके। चलो आगे देखो बोला गया आपका, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साफ्टा बोलते हैं। तो साफ्टा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था आपका, तो हमने जस्ट अभी पढ़ा है, टू क्रिएट सेफर इन्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट, गलत हो जाएगा आपका, टू इस्टेब्लिश फ्री एंड फेयर मार्केट, यही क्या होगा आपका ऑप्शन सही है, टू फॉर्म चैम्बर ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर कॉमर्स, गलत हो जाएगा, टू प्रमोट बिजनेस थ्रू कल्चरल टाइज, ये भी क्या होगा आपका गलत होगा। तो जो करेक्ट आंसर क्या है आपका, टू एस्टैब्लिश फ्री एंड फेयर मार्केट प्लेस। चलो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन थर्ड, इसमें देखो बोला गया है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ सार्क, है ना, आपको क्या करना है, सार्क का सिग्निफिकेंस आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है ना। तो सार्क का आपका जो सिग्निफिकेंस है, तो आपको सार्क के सिग्निफिकेंस को क्या करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। एंड जो फैक्टर आपका जो कि आपका लीड करता है लिमिटेड सक्सेस ऑफ सार्क को, उसको भी क्या करने हैं, आपको उस बारे में भी आंसर बताने हैं। चलो आंसर क्या होगा हमारा, सार्क प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड स्ट्रेथेंस फ्रेंडली रिलेशनशिप अमंग साउथ एशियन स्टेट्स थ्रू मल्टीलैटरल मीन्स, है ना। देखो सार्क मेनली क्या करता है आपका, तो कोऑपरेशन को प्रमोट करता है, स्ट्रेथन करता है आपके फ्रेंडली रिलेशनशिप को अमंग साउथ एशियन स्टेट्स में, किसके थ्रू आपके, तो मल्टीलैटरल मीन्स के थ्रू। इट एम्स टू एड्रेस शेयर्ड चैलेंज, और इसका मेन एम क्या होता है आपका, तो शेयर्ड चैलेंज को एड्रेस करना एंड फोस्टर इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। सार्क फेस परसिस्टेंस पॉलिटिकल डिफरेंसेस अमंग इट्स मेंबर, और ये क्योंकि इतना सक्सेस आपका इस लिमिटेड इसको सक्सेस मिल पाती है, क्योंकि पॉलिटिकल डिफरेंसेस के कारण इसके मेंबर्स में आपस में क्या होता है, पॉलिटिकल
डिफरेंसेस आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। चलो नेक्स्ट हमारा है सेक्शन नंबर ई। अब देखो सेक्शन ई जो है, तो इस सेक्शन को हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में काफ़ी अच्छे से इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो आज के इस क्लास में यहीं पर अपने एंड करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।